नमस्कार साथियों, क्लब क्लासेज एमएसपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अपने एक अलजेब्रा का टॉपिक पूरा किया था बहुपद। अब अपने उस बहुपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको और कुछ अलग क्वेश्चन हैं वो अपने हल करेंगे और शॉर्ट में कैसे उत्तर निकालेंगे और तरीका आपको बताया हुआ है किस तरीके से इस पर अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से क्लास को देखना। और सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि समीकरण, ये आपके पास समीकरण है, रैखिक समीकरण का जो टॉपिक रहा था उसके क्वेश्चन। रैखिक समीकरण में आपको एक समीकरण ये दे रखी है, एक समीकरण ये दे रखी है और इसमें आपसे पूछा क्या है, कंडीशन दे के प्रश्न पूछते हैं कि संपाती रेखाएं हो तो के का मान ज्ञात करो। अब संपाती रेखाएं हो तो के का मान, तो तीन कंडीशन बताई थी कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के तो अद्वितीय हल आता है। ठीक है, a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और बराबर हो जाए c1 बटा c2 के, मतलब तीनों ही अनुपात बराबर हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं, तो वहां पे रेखाएं आती है क्या? संपाती वाली। और a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर हो लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं हो तो रेखाएं समांतर आती है और कोई हल नहीं आता। तो इसका मतलब अब अपने को संपाती रेखाएं दे रखी है तो इसका मतलब है कि तीनों अनुपात समान होंगे। तीनों अनुपात क्या होंगे? समान। यानी संपाती की जो कंडीशन है वो ये है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2 के। तो हम a1 का मान हमें 2 दे रखा है, a2 का मान 6 दे रखा है। ठीक है, इधर दे रखा है 3, इधर दे रखा है 1। ठीक है, यानी b1 का मान 3 है और इधर b2 का मान है k। अपने अगर इधर इसका तिरछा गुणा करें ये हमारे पास आ जाता है, या इसको हल कर देते हैं, ये 3, k का मान हमारे पास कितना आ जाता है? 9 आ जाता है। k का मान कितना आ जाता है? 9। ये हमारा जो राइट आंसर है वो 9 है। अब ये तो हो गया पूरा तरीके से करने वाला। अब डायरेक्ट कैसे करें? तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि संपाती रेखाओं में क्या होता है, कोई संख्या या तो कॉमन आने के बाद जो अनुपात होता है या तो अनुपात बराबर आते हैं, या एक किसी रेखा के अंदर से एक संख्या कॉमन आने के बाद वो संख्या क्या होगी, जो समीकरण प्राप्त होगी वो पहले के जैसी या दूसरे के जैसी, यानी दोनों एक जैसी हो जाएगी। अगर ध्यान में आ रहा है तो यहाँ देखिए कितना है, 2x, यहाँ 3 है। अब देखो यहाँ तो कॉमन तो निकाल नहीं सकते, इसका मतलब मैं उल्टा करता हूँ, किसी समीकरण को अगर एक किसी संख्या से गुणा करूंगा तो ये समीकरण और ये समीकरण एक ही हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे को 6 नजर आ रहा है, तो इस समीकरण को मैं, यानी पहली समीकरण को क्या करूं, यानी जो समीकरण फर्स्ट है इसको अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये मेरी दूसरी समीकरण के बराबर ही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी समीकरण मेरी क्या है? प्लस ay और प्लस के 33। अब ये दोनों समीकरण एक ही कब होगी? क्योंकि संपाती में क्या होता है, दोनों रेखाएं एक ही हो जाना। एक ही कब होगी? जब k की जगह क्या हो जाएगा? 9, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो आप सीधा गुणा से समझ सकते हो और ये अनुपात से भी आप समझ सकते हो। बात समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो, का कोई हल नहीं हो। कोई हल नहीं हो इसका मतलब रेखाएं समांतर होगी। कोई हल नहीं है इसका मतलब रेखाएं क्या होगी? समांतर। और समांतर की क्या कंडीशन है? तो समांतर की कंडीशन है कि पहले दो अनुपात तो बराबर होते हैं, a1 a2 b1 बट्टा b2 ये तो बराबर होते हैं, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होता है। तो इससे अपने अनुपात, तो इसके अंदर क्या आएगा? तो पहले दो अनुपात बराबर है, यानी 4 बटा में 6 बराबर है 3 बटा में माइनस के, तो माइनस का 4 के बराबर 18, यानी जो k का मान आएगा माइनस के 18 बटे 4, यानी 4.5 आएगा माइनस। इसका मतलब इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अनुपात पता होने चाहिए और उससे आप आंसर निकाल सकते। ठीक हो गया क्लियर यहाँ तक? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समीकरण x और y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये हो। अब x और y का मान, x y का मान ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि y को खत्म करना है तो पहले उसके गुणांक बराबर करते हैं, फिर दोनों के निशान विपरीत होने चाहिए, जोड़ते हैं तो x का मान आ जाता है, फिर x के मान से y का मान ज्ञात कर लेते हैं। वो तरीका आपको बताया हुआ है। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, अब यहाँ पे अगर हम नजर डालें तो एक ऑप्शन हमारा किस रूप में दिया हुआ है, देखो
एक ऑप्शन ऐसा लिखा है कोई अद्वितीय हल नहीं है या अनंत, इस तरीके का लिखा। अगर ऐसा कोई ऑप्शन लिखे हुए तो आप काटने वाले मेथड यानी y को काटना x को, उसकी बजाय थोड़ा सा समीकरणों पे ध्यान दोगे तो हो सकता है आपका डायरेक्ट उत्तर आ जाए। कैसे? देखो, वही बात कि अद्वितीय हल नहीं है, इसके अनंत हल है। अनंत हल होने का मतलब होता है कि अगर वही या तो कॉमन लेने पर या किसी समीकरण को गुणा करने पर। अगर देखो ये 9 3 12 है, ये 18 6, यानी दूसरी समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24। अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले 9x प्लस 3y प्लस 12, तो मेरे को क्या हो जाती है? पहली समीकरण प्राप्त हो जाती है। यानी ये पहली समीकरण प्राप्त हो गई 2 कॉमन लेने पर। या पहली समीकरण को 2 से गुणा करोगे तो दूसरी समीकरण, यानी दोनों एक ही हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है? एक ही है। यानी ये दोनों रेखाएं क्या है? एक ही है। अब रेखाएं एक होती है तो अद्वितीय हल नहीं होते, क्या होते हैं? अनंत हल। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी आएगा। और बाकी आप a1 बटा a2 अनुपात बराबर बना के देखोगे तो भी आपका आंसर है इसी से आएगा। तो ऐसे अगर ऑप्शन दिए हैं तो पहले वो नजर डाल लो। अगर 2 पे ही अनुपात बराबर आते हैं, तीसरा नहीं आता, तो रेखाएं समांतर, उसका कोई हल नहीं होता है। तीनों अगर बराबर हो रहे हैं तो एक ही हल हो जाता है, और पहले दोनों बराबर ना आए तो अद्वितीय हल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कहता है कि समीकरण जोड़े का कोई परिमित हल नहीं होगा। अब परिमित हल नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा? या तो कोई हल नहीं होगा या अनंत हल नहीं होगा, ये दो बातें बनती है। तो अपने दोनों से अगर नजर डालें, कोई हल नहीं हो तब तो आपकी कंडीशन ये बनती है a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। और अगर हम ये कह दें a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2, ये क्या होती है? अनंत हल। यहाँ पे ये क्लियर नहीं हुआ कि परिमित हल, परिमित का मतलब होता है निश्चित हल होना। परिमित हल होने का मतलब निश्चित उत्तर एक ही आएगा। तो हमारे पास 3 कंडीशन होती है, अद्वितीय हल, अनंत हल और कोई हल नहीं है। तो इसका मतलब इसमें ये भी कंडीशन लग सकती है और ये, लेकिन दोनों में कॉमन बात है ये। इसका मतलब हम इससे उत्तर देखते हैं हमारा आता है या नहीं आता। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के। और वैसे अगर आप, चलो पहले p का मान ज्ञात करते हैं फिर देखते हैं। इससे हमारा p का मान कितना आता है? 3 बटा p बराबर 1 बटा p बराबर हमारा 6 आता है। ठीक है, p बराबर 6। अगर मैं यहाँ पे p बराबर 6 रखूंगा, मेरे पास समीकरण क्या बनेगी? 6x प्लस 2y बराबर 5। और यहाँ पे क्या बनती है? 3x प्लस y। अब देखो, ये 1 है, ये 5 है। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले 2 कॉमन ले तो क्या कंडीशन आ जाएगी? 3x प्लस y बराबर 5। अब ये 2 ही पद बराबर हुए हैं। 2 ही पद बराबर होने का मतलब है ये कंडीशन भी आपकी नहीं आएगी। ये चीज़ें कब पता होती है? जब अपने पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन पहले इस चीज़ को नया ध्यान देंगे तो फिर अपने को दोनों बातें समझ में आ रही है, ये भी हो सकता है और ये भी। लेकिन ये 5 वाला अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें फिर हमारे पास ये एक ही कंडीशन बचती है, जिससे हम उत्तर निकाल सकते हैं। और वैसे दोनों के अंदर ये कॉमन ही आता है, तो वो p का मान दोनों से आ सकता है 6, क्योंकि इसने बराबर नहीं है वैसा वाला तो ऑप्शन लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब वैसे इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कंडीशन अप्लाई होगी इस पर। क्यों होगी? क्योंकि c का मान बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई होगी और इस कंडीशन से अगर हम उत्तर निकालेंगे तो अब आप सोचोगे हमें कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा ना, दोनों को अप्लाई, दोनों की जो कॉमन बात है वो ये है। अगर उससे उत्तर नहीं आता है फिर आप चेक कर लो दोनों में से कौन से उत्तर आएगा, फिर इसी से आएगा। वैसे भी यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 5 और ये अनुपात बराबर नहीं है, इसका मतलब समांतर वाली कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पे। कई बार ये प्रश्न में देख के समझना पड़ता है, लेकिन आप तो इतना ध्यान मत दो, सीधा डायरेक्ट a1 बटा a2 b1 बटा b2 से आप कर सकते हो। ये देखो कि जोड़े के हलों की संख्या, कितने हल आएंगे। अब कितने हल आते हैं तो 3 कंडीशन बनती है। अद्वितीय हल होने का मतलब होता है कि जो 2 रेखाएं काटती है तो वहां पे एक ही उत्तर आएंगे, यानी x और y का मान एक एक ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं। दूसरी होती है अनंत हल की, और तीसरा कोई हल नहीं है, यानी x y के मान आएंगे नहीं। तो 3 कंडीशन बनती है। तीनों के लिए चेक कर लो समीकरण को। यहाँ देखो x 2y - 8 और यहाँ पे बराबर 16। अगर बराबर 16 को यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है
2 कॉमन आते मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 2y बराबर 8, बराबर 8 को इधर लेके आओगे तो आपकी पहली समीकरण के बराबर ही बन गई। इसका मतलब ये समीकरण और ये समीकरण एक ही हो गई, और एक ही होने को बोलते हैं संपाती होना, और संपाती का मतलब है अनंत हल। तो इसका जो आंसर आएगा वो राइट सी नंबर का ऑप्शन है। इस तरीके से कई बार आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, डायरेक्ट भी आप इसको देख सकते हो। बात समझ में आ गई? डायरेक्ट भी इनको चेक कर सकते हो। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अब ये बहुपदों से यानी द्विघात बहुपद है, त्रिघात यानी शेषफल प्रमेय से आ गया। शेषफल प्रमेय के आधार पे सवाल क्या कहता है कि इस बहुपद में और इस बहुपद में को अगर x प्लस 1 से विभाजित करेंगे तो शेषफल समान आता है, a का मान ज्ञात करो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम फर्स्ट बहुपद में भाग देंगे कोई ना कोई शेषफल प्राप्त होगा, और दूसरे में भाग देंगे तो कोई ना कोई शेषफल प्राप्त होगा। वो दोनों शेषफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या करें, तो इसका अर्थ है कि यहाँ से जो x प्लस 1 है किससे भाग देना है, x प्लस 1 से। वहां से हम x का मान कितना बनता है, तो आप कहते हो x माइनस 1। ये x माइनस 1 यहाँ रखेंगे तो कोई ना कोई उत्तर आएगा, और इसमें रखेंगे तो भी कोई ना कोई उत्तर आएगा। वो दोनों उत्तर जो संख्याएं प्राप्त होगी उनको बराबर कर देंगे तो a का मान आ जाएगा। तो देखो क्या आता है, अब माइनस 1 है, इसका मतलब जो सम पावर आएगी वो प्लस में आएगी और विषम पावर आएगी वो माइनस में। तो पहला है 4 इंटू माइनस 1 की क्यूब, a इंटू माइनस 1 की स्क्वायर, 3 इंटू माइनस 1 और प्लस 1। इसको हल करेंगे कोई ना कोई राशि प्राप्त हो रही है, यानी ये जो मान है ये पहले में रखा तो ये प्राप्त हुआ। अब यही मान बराबर किसके होगा, जब हम x का मान माइनस 1 इसमें रखेंगे तो इसके बराबर आएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों बराबर हो गए। देखो अगर पूर्णतः विभाजित करता, इसका गुणनखंड होता, शून्यांक होता, तब तो उत्तर 0 आता, तब तो यहाँ पे रिजल्ट 0 आता। लेकिन ये कहता है भाग देने पर शेषफल। अब शेषफल कुछ आते हैं तो वो शेषफल हम रख देते हैं। तो इससे शेषफल ये बना है और पहली समीकरण से शेषफल ये बना है। इसको हल करें विषम पावर माइनस में, तो माइनस और प्लस का जोड़ा माइनस यानी माइनस का 4, ये प्लस में हो गया यानी प्लस का a, ये माइनस माइनस जोड़ा बन गया यानी प्लस का 3 प्लस का 1 बराबर, जोड़ा बन गया यानी प्लस का 1, नहीं बना माइनस का 1, ये प्लस बनेगा जोड़ा लेकिन बाहर बैठा इसलिए नहीं बना है, तो ये प्लस और ये माइनस। इस तरीके से प्लस माइनस आप कर सकते हो। अब हल करें तो देखो ये प्लस का 4 और माइनस का 4 कैंसल, और प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 और प्लस का 6 यानी प्लस का 5। a की वैल्यू है हमारी वो कितनी आ गई, प्लस का 5 आ गई। इस तरीके से अगर आपको कोई अगर ये कहता पूर्णतः विभाजित होता तो उत्तर हम 0 रख देते, गुणनखंड होता तो उत्तर हम 0 रख देते, यानी जो ये मान रखते हैं उससे जो आंसर आएगा उसको 0 के बराबर कर देते। लेकिन अब ये कहता है दोनों दशाओं में शेषफल समान है, तो ये शेषफल और ये शेषफल बराबर आना चाहिए, इससे अपने आंसर ज्ञात कर लिए। इस तरीके से आप डायरेक्ट मान रखो और आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब ये कहता है देखो 6x की 4, यानी ये बहुपद है आपके पास, 6x की 4 प्लस 8x की क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस के 21x और प्लस 7। इस बहुपद में अगर हम भाग दें 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, अब सीधा गुणनखंड नहीं दिया है, अब इसने भी ये द्विघात बहुपद बना दिया। इसका मतलब अब अपने को भाग विधि ही काम में लेनी पड़ेगी। तो भाग विधि काम में लेते हैं। तरीका क्या बताया है, आप जो पहले गुणांकों की तुलना करो, यानी यहाँ पे 6x की 4 है, यहाँ पे 3 है,
इस 6 को यानी 3 को 6 करने के लिए 2 का गुणा, x की पावर 2 को 4 करने के लिए पावर 2 का गुणा। तो जब मैं इसको गुणा करूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा 6x की 4, 2x का गुणा यहाँ पे करूंगा ये 4 दुए 8 और x की क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और 2x की स्क्वायर से करेंगे तो प्लस में 2x की स्क्वायर आ जाएगा। एक से करें ना, देखो इसका गुणा इन प्रत्येक पद से करना है। 2 से 3 का गुणा किया 6, पावर 2 से 2 4 हो गई, 4 का गुणा 2 से किया 8, 1 और 2 3 पावर हो गई, 1 से करेंगे तो वही पद आएगा। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने पर ये भी कट गया ये भी कट गया, बचा क्या आपके पास, तो यहाँ पे बचता है आपके पास 15x स्क्वायर प्लस के 21x प्लस के 7, और यहाँ पे कितना है 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की तो जरूरत ही नहीं, अब सिर्फ किसकी जरूरत है 5 की, तो यहाँ मैं +5 कर देता हूँ। +5 करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, इसको 5 से गुणा कर दो, 5 दिए 15x स्क्वायर प्लस 5 तो के 20x और प्लस के 5 एकम 5, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, ये 1x बच गया, ये 2, यानी ये आपका शेषफल आया है। ये आपका क्या आया है, शेषफल, यानी हमारा यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, का भाग दिया तो शेषफल हमारे पास आ गया x + 2 का। बात समझ में आई ना, भाग किस तरीके से किया है, भाग विधि पहले भी बताई थी, अब और बता दी, ये आ गया। अब ये कहता है कि अपना तो शेषफल ये बचा है, लेकिन पेपर वाला ये कहता है कि मेरा तो शेषफल ये बचता है ax + b, ax + b से। अब यहां से तुलना करें, यहाँ पे x के साथ गुणा में क्या है, यानी तुलना से हल करने के वैसे तरीका नहीं है, काटने पर हम हल करते हैं। तो यहाँ पे x के गुणा में क्या है a, और यहाँ पे x के गुणा में 1, तो 1, b की जगह क्या है 2, a बराबर 1 और b बराबर 2, या फिर यहाँ से ऑप्शन से मान रख के देख लो, यहाँ पे a और b के पहला मान रखोगे तो 3 आएगा, नहीं तो इस एक में b बराबर 2 आ रहा है, यहाँ पे b की जगह 2 आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, d में ही है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ऑप्शन का सहारा लेके करोगे तो ज्यादा आपके लिए इजी, टाइम कम टाइम में और सही हो जाएगा, ठीक है। वरना आप सोचोगे इसको और इसको हल कैसे करें, तो यहाँ पे तुलना की जाएगी। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो से विभाजित करें, किससे विभाजित करना है, ये करने पर शेषफल 900, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पूर्णतः विभाजित हो, ये 2-3 बातें पहले भी मैंने बताई थी और अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। एक तो आ जाए पूर्णतः विभाजित, एक आ जाए गुणनखंड, एक दिए हूं शून्यांक है। इन कंडीशन में जो शेष आता है वो आपका क्या आता है, इसके अलावा कोई शेष देता है तो 0 के स्थान पे ये रख दिया जाएगा, यानी हम x - 2 से x बराबर कितना रखें 2, अगर 2 इस कंडीशन में रखेंगे तो जो शेष आएगा वो 994 आएगा। कर दो, 2 × 2 की पावर m प्लस 2 की पावर 3 माइनस 3 × 2 की पावर 2 माइनस का 26। अब ये कहता है शेषफल है वो कितना आना चाहिए, 994 आना चाहिए, ये आपने बराबर में रख दिया 994, ठीक है। जितना शेष दिया है वो बराबर में रख दो और उसको हल कर दो। अब हल करें तो इसको तो एक बार इतना ही रहने दो, ये हो जाएगा 2 × 2 की पावर m प्लस ये 8, ये 4 थी, ये 12 माइनस का 26 बराबर 994, यानी 2 × 2 की पावर m, ये कितना आ जाएगा, तो ये कितना हो गया देखो 8 यानी माइनस का 4, 8 और 12 यानी माइनस का 4 माइनस का 30, इधर जाके प्लस का 30, ठीक है, प्लस का 30 कितना हो जाता है देखो 0, ये सॉरी 30 जोड़ देना 4, 4 9 और 3 12 10 और 9 और 1 10 हो गया 1024। अब ये 2 गुणा में है तो यानी 2 की पावर m का मान कितना आ जाएगा, 2 की पावर m का मान आ जाएगा, ये 2 गुणा में है, इसको भाग में भेज दो, यानी 1024
24/2, ये आपके पास 512 आ जाता है। अब जो इधर 2 की पावर m है और इधर 512 है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से m का मान रखो। m का मान 10 रखने पर 1000 ये 512 बनता है, 9 रखने पर बनता है, या 11 या 8 रखने पर। अगर जब आप m बराबर 9 रखोगे तो 512 आ जाएगा, या इस 512 के टुकड़े करते हो तो ये 2 की पावर 9 आता है, ठीक है। तो m बराबर कितना हो जाता है, 9 आ जाएगा आपका राइट आंसर। m बराबर 9 आ जाएगा। 2 की पावर 1 2, 4 16 32, 5 की यानी पावर 5 32 होती है, और 10 पावर 1024 होती है, तो ये 9 आएगी 512। m का जो राइट मान है वो आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरीके से अब फिर कह रहा हूं, अगर 512 करना नहीं आता तो m का मान 10 रख के देखो, जैसे यहाँ 10 रखोगे 1024 आएगा, ठीक है। m का मान 9 रखोगे तो 512 आएगा। इसका मतलब आपका राइट आंसर 2 नंबर यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो, तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है कि कई बार अपने ये सोचते हैं कि x का मान तो आया ही नहीं, ये कहता है इससे भाग देने पर। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूं, इससे मेरे पर x की क्यूब का तो मान 2 आता है, तो x का मान क्या आएगा, तो आप कहोगे 2 का घनमूल आता है, ऐसा मान आएगा। और ऐसा मान आने पर फिर आपको दिक्कत आएगी, ऐसा मान आने पर फिर आपको समस्या आएगी। समस्या आएगी तो फिर इसको हल कैसे करें? तो यहाँ पे जो ऐसे सवाल होते हैं उनमें एक थोड़ी सी खास बात मिलेगी। ऐसे जो सवाल होंगे उनमें एक आपको छोटी सी खास बात मिलेगी। क्या? ये जो x वाली टर्म दे रखी है, ये इस क्यूब की फॉर्म में टर्म मिलेगी आपको लगभग। कैसे? जैसे हमें ज्ञात करना है क्या, 4x की क्यूब, ये 6 है, यहाँ पे 4x की क्या है 6, प्लस 5x की क्यूब माइनस 3 का सेंस बताना है। इसका मतलब हमें x की पावर 3 का मान दिया है, तो ये जितने भी टर्म होंगी ना वो 3 की कोई ना कोई पावर बनेगी। 1/2 की पावर 1/3 हल करना नहीं आएगा, इसका मतलब या तो ये क्वेश्चन लेंथ ही जाएगा, वरना फिर यहाँ पे आपको जो मान दिया होगा ना, ये जो पावर है ये क्यूब की फॉर्म बनेगी। जैसे 6 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर क्यूब की पावर 2 लिख सकते हैं, ये क्यूब है ही, और यहाँ पे 3। अब क्यूब की जगह कितना रख दें, 2 रख देते हैं, यानी ये हो जाएगा, इस क्यूब की जगह 2 रखा है, 2 की पावर 2 5, और क्यूब की जगह 2 रखेंगे -3, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 चौके 16 माइनस का 10 माइनस का 3, यानी 3 इसका आंसर आ जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर है। दोबारा सुन लो, x की क्यूब दी है, ठीक है, तो x की जो पावर 6 होती है इसको हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं और 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो ये फॉर्म चाहिए, इसलिए मैंने क्यूब को क्या कर दिया, 6 को है ना वो क्यूब की स्क्वायर कर दिया, तो क्यूब की स्क्वायर का मान 2 है, तो स्क्वायर ये 4 16 माइनस का 10 और माइनस का यानी आंसर 3 आ गया। तो कई बार इस तरीके का मान भी अपने को मिल सकता है, ध्यान रखना। अब ये देखो कि इस समीकरण में, इस समीकरण के अंदर इस समीकरण में x माइनस का 7 का भाग दें तो 35 सेंस बचता है। इसका मतलब x माइनस 7 है, वहां से जो x का मान क्या आएगा 7, ये रखने पर क्या आता है, यानी 7 की स्क्वायर प्लस a इंटू 7 प्लस का b, इससे उत्तर 35 आना चाहिए। तो यहाँ से क्या समीकरण बनी, 49 प्लस का 7a प्लस का b बराबर 35, या फिर 7a प्लस का b बराबर 49 उधर जाके माइनस का, तो ये आपका माइनस का 14 आ जाएगा। 49 यानी 35 और 14 49 होते हैं, यानी माइनस का 14, एक समीकरण तो ये बन गई। फिर ये कहता है कि इस समीकरण में x माइनस 7 का भाग देने पर शेष 31 बचता है, यानी यहाँ पर भी हमें x माइनस 7 से ही भाग देना है। ये भी मैं x बराबर 7 ही रखता हूँ, इसमें अगर 7 रखूँगा 7 की पावर 2 प्लस 7b प्लस a
बराबर अब की बार कितना बचना चाहिए 31। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बन गया 7 यानी a+7b। ए पहले लिख देता हूँ, बी पहले लिखा, ए पहले लिख दिया, 7b। 49 इधर जाएगा माइनस का, यानी ये अपना बच जाएगा 18, माइनस का 18। ठीक है, अब इसने ना तो ए पूछा है ना बी पूछा है। देखो अब पूछा क्या है a+b, या तो आप इन दोनों को हल करके ए और बी का मान ज्ञात कर लो। बात समझ में आ रही है ना? इन दोनों को हल करने का तो वही तरीका है, एक बार ए को खत्म करो, एक बार बी को खत्म करो, एक बार ए को और एक बार बी को, फिर ए और बी को जोड़ो। या फिर इसमें देखो ये पहली बनी थी और ये, अगर मैं दोनों को एक जगह लिखूं तो क्या है देखो 7a + b बराबर माइनस का 14, फिर है a + 7b बराबर माइनस का। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये 8a होगा, ये 8b होगा, और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 32। 8 कॉमन आ गया, a + b, और इधर ये गुणा में आता है 8 का भाग लग जाएगा, यानी a + b का जो मान है माइनस का 4 आ जाएगा। कई बार ये डायरेक्ट मान आ जाता है, अगर डायरेक्ट ना आए तो a और b को अलग अलग हल करके फिर अपने को a + b देना। अब इसमें यह डायरेक्ट बनता है, इसीलिए आपको दिया है कि a + b, इधर 7 है इधर ये है, दोनों को जोड़ोगे तो a + b यानी -4 के बराबर आ जाएगा। इसमें a b अलग अलग ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे तो टेक्निकल आ गई थी, ठीक है, उसी को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन से मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन था तो इसको हल किया था, लेकिन ये कहता है कि k के किस मान के लिए ये जो बहुपद दिया है कौन सा है, बहुपद है हमारा x² + 5 + k² + 5 + 5 है, ये लिखा हुआ है, इस ये x + 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो बहुपद है ये x + 2 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजन का मतलब क्या होता है, जो x + 2 है वहां से जो x का मान रखेंगे वो इस बहुपद को क्या कर देगा 0 कर देगा। इसका मतलब हम x बराबर क्या रख देते हैं -2। यहाँ पे x बराबर, जैसे ही मैं इसमें -2 रखूंगा तो -2 का वर्ग + 4, ये -2 करेंगे तो 5 × 2 = 10 a आ जाएगा, प्लस का k² और प्लस का 5, रिजल्ट क्या आना चाहिए 0। जब हमने 2 रखा यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का वर्ग प्लस में, माइनस का 2 5 से होगा -10, और ये k² वैसे का वैसा। अब ये अपने पास k के रूप में द्विघात समीकरण प्राप्त होती है, 10k + के 9 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करने मैंने बताए थे कि जब दोनों प्लस के हो बीच वाला माइनस हो तो बीच वाले के टुकड़े करो, तो 9 और 1 जोड़ने पे 10 हो रहे हैं, गुणा करने पे 1, इसका मतलब 1 और 9 आ रहा है, यानी 1 और 9 आता है, इसका मतलब जो गुणनखंड होगा k - 1 k - 9 बराबर 0। तो k का जो मान आएगा वो आपका 1 और 9 आ जाएगा, k का जो मान आएगा वो आपका 1 और 9 आ जाएगा। अब ऑप्शन हमें 1 और 9 दोनों ही दिए हैं, लेकिन आगे इसने एक शर्त और रखी है कि जो आप k का मान 1 और 9 रखोगे उसके बाद जो बहुपद बनेगा वो x + 3 से पूर्णतः विभाजन नहीं होना चाहिए। अब इस बात को हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये उत्तर सही है या नहीं। इसके लिए फिर क्या करें, तो पहले हम k बराबर 1 रखते हैं, k बराबर 1 इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा x² + 5x + 1 + 5 बराबर 0, यानी ये हमारे पास बहुपद बन गया +5x + 6 बराबर। अब इसके अगर हम गुणनखंड करें तो 5 के गुणनखंड करो गुणा, तो आपको बताया हुआ 3 और 2, यानी इसके जो गुणनखंड होते हैं x + 2 और x + 3 होते हैं। अब यहीं से देख लो कि x + 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए, जबकि x + 3 इसका एक गुणनखंड आ रहा है, इसका मतलब ये x + 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो k बराबर 1 तो नहीं होगा, तो k बराबर 1 नहीं होगा। तो अब आपके पास ऑप्शन देखो, k बराबर 1 नहीं होगा
अब एक ये 9 होगा या नहीं होगा इसको और चेक करना है। अगर ये नहीं होता फिर तो आप ये दोनों कट जाते, सीधा 9 पे कर देते, लेकिन हमें ये दोनों ही दिए हैं तो k बराबर 1 पे और चेक कर लेते हैं, ये 9 पे और चेक कर लेते हैं। k बराबर जब 9 रखेंगे तो 9 रखने पे इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस k का वर्ग यानी 81 प्लस 5 यानी, और उत्तर क्या आना चाहिए 0। ठीक है ना, बहुपद 0 हो गया ना k रखने पर, तो इसका मतलब ये आपका जो या इसको 0 के बराबर, ये बहुपद बन गया। ठीक है, ये बहुपद बन गया। तो यहां से जो बहुपद बन रहा है वो क्या बन रहा है, 45x प्लस 6 बराबर 0। अब अगर 45 के टुकड़े नहीं हो रहे, वैसे तो ये सिंपल है, हो जाएगा 45 के टुकड़े 86, तो 86 के होते हैं 43 दुए, 43 और 2 45, तो x प्लस 43 और x प्लस 2 ये टुकड़े आते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या इसमें x प्लस 3 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका जो x प्लस 3 है वो गुणनखंड है ही नहीं, वो इसका गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ये 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अब आपका आंसर कितना, तो k बराबर 9 रखने पर आपका जो आंसर है वो x प्लस 3 से विभाजित नहीं होगा। 2 तो आ रहा है ना, तो 2 से तो विभाजित होगा, लेकिन 3 वाला नहीं आ रहा है, तो वो आपका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले k के 2 मान आ रहे हैं, 2 मान रखने के बाद ये 2 कंडीशन बनेगी, इनके गुणनखंड में यहाँ पे x प्लस 3 आ रहा है, इसका मतलब ये विभाजित होगा, जबकि ये कह रहा है नहीं होना चाहिए, तो ये तो नहीं है, तो आपका बच गया ये, तो इसका मतलब आपका उत्तर आएगा डी यानी बड़ा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब ये गुणनखंड है, देखो अब ये गुणनखंड है। गुणनखंड का मैंने आपको तरीका भी बताया था, और अगर तरीका ना आए तो हल करना भी बताया था। वैसे तो पहले इसका गुणनखंड देख लो क्या आ रहा है, इसका गुणनखंड देख लो क्या आएगा। तो गुणनखंड क्या आता है, देखो ये कहता है एक्स स्क्वायर प्लस के 11xy प्लस के 24y स्क्वायर। हमने x वाले गुणनखंड तो बहुत किए थे, एक्स वाई वाला भी ऐसा अगर गुणनखंड आ जाए तो क्या करेंगे, और आया हुआ भी है पेपर में, फर्स्ट ग्रेड रीट सब में ऐसा गुणनखंड पूछा गया है। फिर क्या करें, तरीका वही है, इसके टुकड़े ऐसे करो कि जोड़ने घटाने पर 11 हो और गुणा करने पर 24, तो आप कहते हो 8 और 3 होते हैं, 8xy और 3xy प्लस के 24y स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसके कर दो, यहाँ से x कॉमन आता है तो x प्लस 8y, यहाँ से 3y कॉमन आता है तो x प्लस 8 24 और 1y बाहर आ गया तो 1 बच गया। यानी आपके जो टुकड़े हैं वो आपके x प्लस 8y और x प्लस 3y हो गए, ये हो गए इसके गुणन। तो ये कहीं ऑप्शन में है क्या, देखो x प्लस 8y और x प्लस 3y, ये आपके सी नंबर ऑप्शन में है। यहाँ तक तो हो गई, लेकिन सर हमारे को तो गुणनखंड करना नहीं आया, नहीं आया तो फिर मैंने आपको लॉजिक बताया हुआ है, क्या ऑप्शन पे आ जाओ। गुणनखंड का क्वेश्चन आते ही आप इस चक्कर में, अगर होता है तो डायरेक्ट करके देख लो, हो जाएगा, देखते ही समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता फिर आपको लगता है इसके टुकड़े नहीं हो रहे तो फिर ऑप्शन पे आ जाओ। पहली बात मैंने ये कही थी, आप कुछ बातें बताई थी वो ध्यान में है तो आप डायरेक्ट ही ऑप्शन को टिक कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर फिर भी बच जाता है तो गुणा करके देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो बहुपद है ये प्लस की फॉर्म में है, इसका मतलब माइनस वाला गुणनखंड तो पक्का ही नहीं होगा। और वैसे भी इसमें देख लो ये दोनों माइनस के हैं, ये नहीं होगा, इसमें ये माइनस का है ये नहीं होगा, इसमें ये माइनस का है ये नहीं हो गया, बच गया तो ये एक ही। अब देखो सिर्फ एक बात से ऑप्शन घट गए, और आया हुआ सवाल है, ये नहीं है कि बनाया हुआ है, आए हुए सवाल हैं ये, तो इस तरीके से ऑप्शन सेट होते हैं। अब आपको सर अगर 2 में बन जाते तो फिर क्या करते, अगर यहाँ पे माइनस होते प्लस होते तो फिर आप उस तरीके से छांटो कि इन दोनों का गुणा मिला के देखो भी क्या उत्तर आ रहा है। मान लो यहाँ पे ये 11xy माइनस के आते तो फिर हमारा उत्तर माइनस वाला आ जाता, वरना फिर इनका गुणा करके देख लो। कैसे देखो, मैं एक तरीके वापस बता रहा हूँ, अगर डायरेक्ट नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, फिर अपने ऐसे देखेंगे। पहले तो देखो पहला पद बना के एक्स स्क्वायर, पहले तो पहला पद बना के देखो, x का x से गुणा होगा एक्स स्क्वायर, x से x का गुणा होगा एक्स स्क्वायर, x का यानी सब में बन रहा है। अब बना के देखो 24y वाला,
8 दिए 24, ये अगर इन दोनों का गुणा करें तो ये प्लस के 24 बनते हैं, ठीक है। यहां गुणा करोगे प्लस माइनस का माइनस, यानी ये नहीं बनेगा, माइनस प्लस ये नहीं बनेगा। अब ये 2 बच गए, अब ये 2 बच गए, तो अब बीच वाला पद अगर प्लस का है तो प्लस के गुणनखंड, और माइनस का है तो माइनस वाला। इसका मतलब आपका राइट आंसर सी। वरना फिर पूरा गुणन करके भी देख लो, मान लो 2 तो काट दिए आपने, 2 बच गए, तो फिर आप ऐसे गुणा करके देख लो, x माइनस 8y का और x माइनस 3y का। इसका जब गुणा करोगे तो ये रिजल्ट बन जाता है, तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरीके से भी आप सवाल को करके आ सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, 5 में से ये गुणनखंड वाले सवाल आते हैं तो 1-2 सवाल ऑप्शन से आराम से हो जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीट में भी पूछे गए हैं। कई बार टुकड़े नहीं होते हैं, ऑप्शन से आप निकाल लो उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर आ गया, देखो अब मैं तरीका नहीं बता रहा हूँ, वही लॉजिक करते हैं अपने। बीच में क्या दिया है, अपने तरीका तो समझ लिया, अब अपने सीधे लॉजिक पे चलते हैं, ठीक है। सीधा ऑप्शन वाले तरीके पे मैं करवा रहा हूँ। टुकड़े तो करोगे तो 8 के 6 और 12, 6 और 2 होंगे, ठीक है ना, 6 और 2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के 6 और 2 होते हैं। अब ये माइनस के हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा, बाहर वाले प्लस के हैं, बीच वाला माइनस का, इसका मतलब दोनों ही गुणनखंड किसके होंगे, माइनस के। तो ये दोनों माइनस के हैं, ये एक माइनस का है, ये नहीं होगा, ये एक माइनस का, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये एक ही ऑप्शन बना। बात समझ में आई। गुणनखंड अगर आते हैं तो आपके बहुत अच्छे तरीके से आप करके आ सकते हो। और बाकी ये बता दिया, एक एक्स यहाँ लगा दो और एक एक्स यहाँ लगा दो, 10x। ये फिर गुणनखंड आ गया। क्या गुणनखंड आया है, 2x स्क्वायर माइनस के 5x। ऐसे गुणनखंड आ जाता है, तब ये भूल जाते हैं कि गुणा करने पर 4 आना चाहिए, भूल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टुकड़े कर लो। अब इसमें हमें एक ही टुकड़ा दिया है, अब समझना इस बात को। अब हमें इस क्वेश्चन में एक ही गुणनखंड दिया है, तब कैसे गुणा करके पता करें इसका उत्तर ये होगा या नहीं होगा। तो फिर या तो फिर वही गुणनखंड करने वाले 4, तो 4 कब होते हैं, जब इसके टुकड़ा 1 और 4 करेंगे, यानी 2x स्क्वायर माइनस का 4 और x, ये सॉरी x है ना बीच, चार और एक हो गया, 4 और 1 हो गया, ये टूटेगा कैसे, माइनस के 4x माइनस के x प्लस के 2, यहाँ से 2x कॉमन आया, इसका मतलब x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन लिया, x माइनस 2। अब x माइनस 2 यहाँ पे दिया हुआ है क्या, देखो, और तो ये जो इससे टुकड़ा बनेगा वो तो आएगा नहीं, x माइनस 2 हमारा आ रहा है, ये रहा, इसका मतलब x माइनस 2, ये गुणनखंड हो गया। अब क्या, नहीं जी हमें तो गुणनखंड से नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था कि गुणनखंड होने का मतलब क्या होता है कि जो x का मान रखने पर 0 कौन सा कर सकता है। मैं पहले ऑप्शन से x बराबर 2 रखता हूँ, जैसे इस ऑप्शन में 2 रखूंगा तो 2 इंटू 2 की स्क्वायर। ये काम ज़्यादा आपने अगर प्रैक्टिस की है थोड़ी सी तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4 4 2 8 माइनस का 10 प्लस का 2, रिजल्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब यही उत्तर है आपका, आपका यही उत्तर है। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो आप इस तरीके से इसमें से आंसर निकाल सकते हो। समझ में आई बात। तो गुणनखंड विधि बता दी, डायरेक्ट बता दिया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा, ठीक है। ये तो वापस रिपीट हो गया ना, वही है वापस। ये देखो, कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है। अब कई बार गुणनखंड वाले मैंने बता दिए, गुणनखंड लगभग उसी पे हो जाते हैं फार्मूलों पे। अब इसमें जो है वो कंसेप्ट पे प्रश्न पूछा है कि द्विघाती बहुपद नहीं है। हम सारा कुछ कर जाते हैं, पेपर में इस तरीके का कोई सवाल पूछ ले, फिर सोचते हैं ये प्रश्न कैसा आ गया। तो अगर आपसे ये पूछे द्विघाती नहीं है, द्विघाती है, एक घाती है या त्रिघाती, तो दोनों साइड के अंदर तुलना करके देखो। अगर हम इसको डायरेक्ट देखें तो 2 पावर 2 है, इसका मतलब ये तो द्विघाती बनना चाहिए। यहाँ पर भी पावर 2 है, इसका मतलब ये भी बनना चाहिए। यहाँ पे पावर 2 ये दिख रही है, ये भी हो रही है, सब में पावर 2 दिख रही है। लेकिन मैंने कहा था ना, सवाल दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। तो फिर आपको क्या करना है कि इन ऑप्शन को मैच करो। पहले को अगर आप हल करोगे, पहले ऑप्शन को, इसको खोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब हमें सिर्फ द्विघात के लिए स्क्वायर का पद देखना है, तो बाकी को आप लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ उत्तर आएगा, मत लिखो चाहे,
क्योंकि जितना कम लिखोगे उतना ही जल्दी उत्तर आएगा। यहां से 2x², ये सिर्फ x² को देखना है अपने को, समझ में आ रही बात, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। अब x² यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये कटेगा नहीं, आगे प्लस में कुछ तो ना आएगा, लेकिन यहाँ पे जब इधर लेके जाओगे तो 1x² बच रहा है, इसका मतलब ये तो द्विघाती है। हमें पूछा है नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। इसी तरीके से दोनों को हिसाब बराबर करना है। इधर अगर मैं देखूं तो इधर मेरे पास x² आता है, यानी इस ऑप्शन में देखूं, इस ऑप्शन में मेरे पास x² आता है, क्योंकि इसको खोलोगे आप तो a + b की होल स्क्वायर से ये a + 2x + 1 ऐसे ये बनेगा, ठीक है। और बराबर में क्या आ रहा है 2x, इसका मतलब x यहाँ पर भी खत्म नहीं होता है, तो ये भी द्विघाती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। भी हमने इसको देखते हैं हल करके, क्या द्विघात खत्म हो जाती है तब तो ठीक है, द्विघाती नहीं होगा, और जिसमें नहीं होगी वो बचेगा। यहाँ देखें, यहाँ m को 2m से गुणा करेंगे तो ये जो आपका रिजल्ट आएगा 2m² आएगा, क्या आएगा 2m² प्लस में 3m। पूरा हल ऐसे होता है, लेकिन जितने की जरूरत है उतना ही लिखो। इधर है m², इधर 2 है, इधर 1 है, मतलब 1 बचेगा। इन दोनों को जब हल करेंगे तो 1m² बचेगा, यानी ये भी द्विघाती नहीं है। तो बचा तो आपका डी ऑप्शन, तो तीसरे को हल करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप कर सकते हो। बाकी ये देख लो, यहाँ पे x² है और इसको हल करोगे x², तो बराबर में ये पद बच रहे हैं। इधर इसको हल करोगे तो 4x + 4, x² से x² कट जाएगा, यानी x² खत्म हो गया, इसमें केवल x वाले पद बचेंगे। इसका मतलब ये पद है जो द्विघाती नहीं है। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा द्विघात है और कौन सा द्विघात नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस समीकरण के मूल -2 और -3 है। अब देखो, अगर हमें मूल दिए हैं, देखो ये चीज, यदि अल्फा तथा बीटा इस समीकरण के मूल हैं, द्विघात समीकरण के मूल हैं, ठीक है, या द्विघाती बहुपद के मूल हैं, तो समीकरण कैसे बनाई जाएगी द्विघात, या ये जो बहुपद है वो कैसे बनाया जाएगा। तो याद रखना, तो ये समीकरण की बात आ जाए तो आपको इस तरीके से, यानी इसी तरीके से इस सूत्र से बना लेना। तो सूत्र होता है वो क्या आता है, x² माइनस मूलों का योग अल्फा बीटा x और गुणा बराबर 0। द्विघाती बहुपद बनाना हो, बहुपद में सिर्फ इतनी बात होगी कि बराबर 0 नहीं आएगा, बाकी तरीका यही रहेगा। तो अब हमारे पास अल्फा का मान यहाँ पे कितना है, मूल होने का मतलब है एक अल्फा है और एक बीटा है, यानी हम अगर यहाँ के अल्फा हमारे पास -2 है और बीटा हमारे पास कितना 3 है, तो उत्तर x² प्लस -2 प्लस का 3x और प्लस -2 और 3, तो रिजल्ट आ जाएगा x²। ये प्लस का बचेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस, ये माइनस का, उत्तर आपका आ जाएगा ये। यानी ये जो अब समीकरण है तो बराबर 0 होगा, और अगर ये बहुपद होता तो सिर्फ ये बहुपद में इतना ही होता, बहुपद निकालने में आपके पास इतना ही होता है, ये px के फॉर्म। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, बी। तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। अब सर सूत्र याद ना रहे तो का भी अपने पास जवाब है, सूत्र याद ना रहे तो का भी जवाब है। क्या जवाब है, तो में क्या करना है, देखो, तो इस तो में ये कहता है मूल है, और मैंने आपको एक बात कही थी कि गुणनखंड होना, मूल होना, इसका मतलब वो x वाला मान रखने पर 0 होगा। तो आप देखो, चाहे तो +3 को रख के देख लो, चाहे -2 को, 0 होता है क्या। आप +3 को रखना आसान है, तो पहले +3 को रख के देखो। यहाँ +3 रखोगे तो 9 माइनस का 3, यानी 6 और 6 12, 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं है। यानी यहाँ पे जब आप 3 रखोगे, ये बनेगा 3 की स्क्वायर -3 प्लस 6, क्या 0 होता है क्या, तो आप कहोगे ये तो 0 नहीं होता। इसमें रख के देखो, माइनस का 3 यानी 9 माइनस का 3 और माइनस का 6, यानी ये कंडीशन बन रही है -9 -3 -6, यानी ये 0 हो रहा है ना, तो ये हो सकता है। अब -2 को रख के देख लो, -2 को रखोगे तो माइनस का 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसी में जब आप x बराबर -2 रखोगे तो माइनस का वर्ग प्लस का 4, यहाँ पे माइनस और एक माइनस पहले से है
तो ये भी आपका प्लस का हो जाएगा और ये भी 0 हो रहा है। इसका मतलब x बराबर -2 और 3 रखने पर यही है जो 0 हो रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गुणनखंड पूछ ले, मूल पूछ ले, शून्यांक पूछ ले, तो उन मान को यहाँ पे रख के 0 करवा लो, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्फा और बीटा दो मूल है, अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास कितना है 8 है, और अल्फा माइनस बीटा हमारे पास कितना है 2 है। तो वह तरीका, अब इसका सूत्र वही है, कौन सा, कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और गुणा में अल्फा बीटा, इससे हमारा समीकरण बनेगा। यानी हमें एक तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए, वो तो हमारे पास है, लेकिन गुणा नहीं है। गुणा कहाँ से लेकर आए, गुणा देखो यहाँ से लेकर आओ, कहाँ से, इन दोनों से। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो अल्फा कट जाएगा, ये बीटा कट जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बीटा बराबर क्या, ये 2 अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 10, यानी अल्फा बराबर 5 आ गया। अल्फा अगर 5 आता है तो बीटा आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अल्फा अगर 5 रखोगे तो बीटा 3 आ जाएगा। इन दोनों से अल्फा गुणा बीटा कितना बनता है, तो आप कहोगे 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3 है, 5 गुणा 3 आपका 15 बनता है। अब इस समीकरण में रख दो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 8, ये 8x और गुणा में 15, ये किस में आता है, वो आपका आंसर। तो ये हमारा आता है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में। इस तरीके से भी आपसे मान पूछे जा सकते। अल्फा बीटा का मान इक्वेशन देके 2 समीकरणें अपने हल करनी सीखी है, 2 समीकरणों को हल करना बताया ही है, उससे हल कर देंगे, अल्फा बीटा आ जाएगा और समीकरण में रखेंगे तो इसका आंसर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। का कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात करो। अब वो कंडीशन पे सवाल आ गए, ये द्विघाती गुणनखंड है और ये कंडीशन पे आ गए हैं। अब कंडीशन में आपको जो अलग अलग टाइप बताया हुआ है, कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होता है, तो आपको 3 कंडीशन बताई हुई है, b² माइनस 4ac बराबर हो, इसका मतलब वास्तविक होगा और समान हो गए, संगत होंगे। b² 4ac बड़ा हो 0 से, वास्तविक होंगे, अद्वितीय होंगे, अलग अलग होंगे। और b² माइनस 4ac छोटा हो 0 से, तो कोई, इसका मतलब काल्पनिक होते हैं या कोई हल नहीं होता उस तरीके से। यहाँ पर भी अपने वही चीज देखते हैं, तो कोई हल नहीं है, इसका मतलब b² माइनस 4ac लेस देन 0। 3 कंडीशन बताई हुई है, उनको अप्लाई कर दो। b होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक है 2k, ये आपका b है, ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका c है। 2k का स्क्वायर माइनस 4 6 और k लेस देन 0। अब आपके पास यहाँ पे कंडीशन बनती है 4k² माइनस के 24k लेस देन 0। 4k अगर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बनता है k माइनस लेस देन। अब इससे उत्तर क्या आएगा, k का मान 0 आएगा या क्या नहीं आएगा। अगर ये बराबर होता तो हमारे पास k का मान एक 0 आ जाता है और एक 6 आ जाता। अब इसका मान क्या आएगा, तो इसको समझने के लिए पहले तो समझ लो थोड़ा सा, बाद में अगर नहीं समझ में आए तो जो मैं बात बताऊं उसके आधार पर डायरेक्ट कर लेना। अगर ये छोटा आए 0 से, इसका मतलब है इन दोनों का गुणा माइनस रहना चाहिए, और हमारे पास जो रेंज आई है वो 0 और 6 की आई है। पहले देखो 0 से छोटा मान रख के, ठीक है, 0 से छोटा रखेंगे यानी माइनस का, तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। जैसे -1 रखें तो ये -1 यानी -4 देगा और ये माइनस का 7 देगा। गुणा करने पर प्लस का 28 हो जाता है, मतलब वो तो 0 से बड़ा हो गया, यानी जो रिजल्ट है वो 0 से क्या हो गया, बड़ा। तो इसका मतलब ये तो छोटे वाला तो संभव नहीं है, यानी 0 से छोटा संभव नहीं है, 0 से छोटा संभव नहीं है। अब 6 से बड़ा, 6 से बड़ा कोई भी मान रखोगे तो भी ये प्लस देगा, 6 भी रखोगे, 6 रखने पे तो 0 हो जाता है, तो 6 से बड़ा रखने पर भी ये पॉजिटिव मान आता है। इसका मतलब ना तो 6 से बड़ा होना चाहिए, ना 0 से छोटा, तो क्या होना चाहिए, तो 0 और 6 के बीच में होना चाहिए, यानी जो k का मान है वो 0 और 6 के बीच में होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा और
6 से छोटा, आपका जो उत्तर है ये आ जाए। ये बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो ध्यान रखना, अगर आपका लेस देन है तो जो उत्तर आएगा वो जो दो बिंदु आ रहे हैं, यानी जैसे यहाँ पे k का मान 0 और 6 आ रहा है ना, तो उन दोनों के बीच में आएगा। अगर 0 से छोटा है तो वो जो k का मान आएगा उन दो बिंदुओं के बीच में आएगा। अगर ये बड़ा हो तो आपके इन दोनों को छोड़कर, यानी 0 से तो ये वाला, और इस जो दूसरा बिंदु आया है जैसे 6, यहाँ पे मान लो ये 6 से बड़ा होता ना, तो इस 6 से लेके इनफाइनाइट वाला, यानी बीच वाले मान को छोड़ते साइड वाले सारे, तो साइड में मान इस तरीके से बनते हैं, माइनस अनंत से 0 और इधर 6 से ऊपर वाले, यानी ये जो हमारी संख्या रेखा होती है ये 0 है, ये 6 है। छोटा है उसके लिए तो ये बीच के मान छोटे के लिए, और इधर भी बड़ा होगा और इधर भी आपका बड़ा वाला, उसके ये दो अंतराल बन जाए। इस टाइप से आप हल कर सकते हो अगर ये 0 से छोटा आता है। कोई हल नहीं है, मतलब छोटी वाली कंडीशन लगेगी, छोटे वाली कंडीशन में बीच का मान और बड़ी वाली कंडीशन में 0 और 6 से साइड वाली मान। तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण के मूल समान है। मूल समान होने के लिए अभी बताया था, ये देखो पहली कंडीशन मूल समान है। मूल समान होने की कंडीशन अभी बताई है, b² - 4ac, b² - 4ac बराबर, ठीक है, तो मूल समान रख दो। तो b का मान, अब पहले इसको हल कर लो थोड़ा सा, क्योंकि b और a के मान नहीं आएंगे आपको। ये दिया है kx x - 2 + 6, अंदर गुणा कर लो, kx² - 2 kx + 6, ये इस कंडीशन बनती है। इसमें b का मान, तो b होता है kx का गुणांक, तो -2 आ रहा है, -2 का वर्ग, और a का मान तो k आ रहा है, c का मान, यहाँ पर भी आपके पास उसी तरीके का मान आ गया लगभग, 4k² - k 24 k बराबर 0। ठीक है, हल करेंगे तो 4k और k माइनस से, तो यहाँ पे आपके पास k बराबर या तो 0 आए या 6 आए। 0 और 6 के लिए जो इक्वेशन होगी उसके लिए आपके मूल्य आएंगे। एक मूल है तो दूसरा मूल ज्ञात करो। एक मूल 4 दिया है, दूसरा मूल, अब दूसरे मूल के लिए क्या करें, तो गुणनखंड के बजाय डायरेक्ट मान रख के देख लो। दूसरे मूल यही है, मान रखो, इसमें x बराबर 6 रख के देखो, 6 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा। अच्छा, इसमें k और दिया है, यहाँ k दिया है, पहले k का मान निकालना पड़ेगा, यानी ये कहता है x² - के 12x प्लस का 2k, ये क्या है, x बराबर इसका एक है मूल है, तो इसका मतलब k का मान ज्ञात करें, तो x बराबर जैसे ही हम 4 रखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। 4 की स्क्वायर 12 × 4 प्लस 2k, उत्तर आना चाहिए 0। 16 - 12 × 4 = 48 प्लस का 2k बराबर, अब 2k बराबर कितना आएगा, तो ये माइनस का बचेगा 48, 32 बचेगा ना, 32 प्लस का हो जाएगा, k का मान 16 आ गया, k का मान क्या आ गया, 16। अब k का मान 16 रखने के बाद हमें मूल ज्ञात करना, k का मान 16 रखते हैं इसके अंदर, और जैसे ही हम k का मान 16 रखेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, x² - के 12x और प्लस के 16 दुए 32। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करो तो सीधे ही 8 चौके 32 होते हैं, यानी x - 8 और x - 4 इसके गुणनखंड होते हैं। इसका मतलब ये 4 वाला तो हमें दिया ही था, बच गया कौन सा, 8, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 8। या फिर ये इतना करने के बाद ऑप्शन से जैसे ही x बराबर 8 रखोगे उत्तर 0 आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर। तो अगर मान दिए हैं तो आप उसके अंदर सीधा रख के देखो, 0 आ रहा है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा बहुपद के 0 है तो इनका मान क्या होगा, ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है और लेवल का सवाल। L² β² और बट्टा में दिया है
माइनस और बीटा। माइनस का मतलब क्या होता है कि जैसे x की पावर माइनस है, अगर इसे में बटा में लाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। यहाँ से रिजल्ट क्या बनता है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा में 1/α² और 1/β²। प्लस में लाने पर ये क्या हो जाएगी, ये माइनस को जब प्लस बनाएंगे तो ये बटा में, अब बट्टे वाले का लघुत्तम देंगे, ये α² प्लस β² बटा में तिरछा गुणा करें तो β² प्लस α², लघुत्तम आया α²। ठीक है, यानी दोबारा देख लो इसको कैसे हल किया। इनका लघुत्तम आएगा, लघुत्तम आएगा α² β²। ठीक है, तो अल्फा से अल्फा कटेगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे β², इधर बीटा से बीटा कटेगा तो बचेगा क्या, α²। अब देखो ये पद और ये पद सेम है, कट गया, और ये ऊपर चला जाएगा तो आपके पास α² β², और इसको आप लिख सकते हो अल्फा बीटा की इसको। यानी हमें जो ये जो मान है α² प्लस β², अल्फा के -2 और बीटा के -2, ये आपका अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर के बराबर। अब आपको पता है कि जब दो मूल होते हैं तो मूलों का जो योग होता है वो तो क्या होता है -b/a। मूलों का जो योग होता है वो तो क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान तो होगा -b/a, लेकिन ये तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, गुणा वाला चाहिए। अल्फा बीटा आपका c/a। c कितना है यहाँ पे देखो, तो c आपका 6 है, a कितना है, तो a आपका 1 है, यानी ये रिजल्ट आ गया 6। इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा 6² यानी 36 है क्या ऑप्शन में, सी नंबर आपका राइट आंसर। इस तरीके से भी आपसे अल्फा बीटा वाले कुछ क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते। ठीक है, क्लियर हुआ है ये चीज। आपको पहले इस इक्वेशन को हल करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हल करने पर ये उत्तर आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है पेपर। हमें 3x माइनस वाई का मान दिया है और 8 की x बटा में 2 की y का मान। समझ में आ रही है बात, तो कैसे होगा। अब देखो ये कंडीशन दी है ना, एक ही कंडीशन दी है, एक ही कंडीशन का मतलब है ये जो पूछा गया है ना वो इस फॉर्म में बनेगा। तो कैसे बनेगा देखो, तो हमें पता है कि जो 8 है वो 2 की पावर 3 होती है, 8 है वो 2 की पावर कितनी होती है 3 होती है। ठीक है, पावर अगर ब्रैकेट में है तो गुणा हो जाता है, यानी ये 2 का पावर 3 का और x का गुणा हो जाएगा, और बट्टा में क्या आ रहा है 2 की पावर y। अब ये संक्रियाएं आप एक साथ कर सको तो कर सकते हो, तो ये 2 की पावर 3x, बट्टा वाली पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी पावर में। अब हमें पता है इसका रिजल्ट हमें दिया हुआ है क्या कि 3x माइनस वाई का मान 5 है, तो इस पूरे का मान 5 रख दो, और 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है। तो आपका आंसर आएगा 32, आपका राइट आंसर है। 2 की पावर 5 देख लो, 2 2 4 8 16 और 32, ये आपका राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये, आने लायक। तो इस तरीके आया हुआ भी है तभी ये क्वेश्चन लिया गया है। ये देखो, अब वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गए। अब ये आपके सामने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गए। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अब अगर आपको याद आ रहा है, इसके मैंने 3 फार्मूले लिखाए थे। 1/x बराबर के हो, एक तो आपको x² प्लस 1/x का लिखाया था, a² माइनस 2, एक x³ प्लस 1/x की क्यूब का लिखाया था, याद आ रहा है तो 3 के, और एक आपको x5 प्लस 1/x5 का लिखाया था। 5 के लिए मैंने आपको बताया था कि 3 वाले को और 2 वाले को अगर मिक्स कर दोगे लेकिन उसके अंदर से k घटा दोगे तो आपका ये 5 वाला फार्मूला बन जाएगा। बना दो ये फार्मूला, तो हमें x प्लस 1/x का मान 3 है, इसका मतलब k का मान 3 है, रख दो 5 वाले के अंदर, तो 3 का
ये 3 क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 की क्यूब यानी फार्मूला हमारे पास क्या है, k की क्यूब माइनस 3 के गुणा, वो फार्मूले याद है तो आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हो, k स्क्वायर माइनस 2 और माइनस के तो रखो, तो ये हो जाएगा 3 की क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 3 की स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 3, तो ये हो गया 27, 27 में से 9 गए 16, ये हो गया 9 माइनस 7 माइनस 1, 16 सत्ते कितने हो गए, ये 27 में से 9 गए, ये सॉरी 16 नहीं बचेंगे, 27 में से 9 गए 18, 18 सत्ते कितने हो गए 126 होते हैं क्या, माइनस 3, उत्तर आपका 123 आएगा, 7 8 56 12 से गया 123, तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा। वरना फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सूत्र को ये निकालना पड़ेगा, ये फिर इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। तो ये आपको फिक्स फार्मूले आपको मैंने बताए थे कि ये तीनों फार्मूले कैसे अप्लाई करते हैं, जब x प्लस 1/x का, तो 5 वाला, और ये भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। समझ में आ गई, तो ये फार्मूले आप क्लास में देख के और फिर इन सवालों को कर सकते हो। अब ये आ गया, देखो क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस 1/, ऐसा एक क्लास में भी मैंने आपको कराया था, 98 दे रखा है। अब आपको ये ध्यान में देखो कि हमें चाहिए k की वैल्यू, लेकिन हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ये बटा में स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान दे रखा है, कितना, k स्क्वायर माइनस 2, और इस सवाल में हमारे पास ये जो मान है किसके बराबर है, यानी ये k स्क्वायर माइनस 2 बराबर 98 के होता है, इसका मतलब k बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 98, इधर से ये 2 जाके इधर 100 हो जाएगा, और 100 का अंडर रूट कितना है 10, यानी k का मान 10 आ गया, 10 आ गया, तो अब के a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब किसके बराबर होती है, ये आपको बताया है k की क्यूब माइनस 3k के बराबर होती है, तो 10 की क्यूब माइनस 3 इंटू 10, यानी 1000 में से 30 घटा दोगे तो आपका 970 सीधा आंसर है। वरना फिर आपको पहले इससे ये इसके अगर ऐसे नहीं करते हो, याद नहीं है, तो आपको a/1/a बनाना पड़ेगा और उससे क्यूब निकालनी पड़ेगी, उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लिखाए हुए हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये देखो x माइनस 1/x अगर 3 हो तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब कितने के बराबर हो, ठीक है। अब ये भी मैंने आपको वहां पे अगर याद आ रहा है कि दूसरे 3 फार्मूले बताए थे, x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू वहां लिखी थी k स्क्वायर माइनस 2, बात समझ में आ रही है क्या, इसकी वैल्यू क्या लिखी थी, k स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, k स्क्वायर माइनस 4, और हमें दिया है 3, इसका मतलब ये जो k स्क्वायर माइनस 4 है इसका मान 3 दिया है, k स्क्वायर माइनस 4 से ये 9 आएगा, k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। इससे आपको क्यूब बनाना बताया था, इससे आपको क्यूब क्या फार्मूला है बताओ, क्यूब का क्या फार्मूला है, क्यूब का फार्मूला बताया हुआ है, क्या फार्मूला बनेगा, क्यूब का फार्मूला बनता है ये फार्मूला, याद आ रहा है क्या, k स्क्वायर माइनस 4 और k स्क्वायर माइनस 2, कर दो अप्लाई, तो अपने पास k स्क्वायर माइनस 4, देखो k स्क्वायर माइनस 4 का मान तो कितना है 3, ठीक है, k स्क्वायर माइनस 4 का तो मान कितना है 3, और ये कितना आएगा,
के स्क्वेयर आपका आ जाएगा 13। ये आपका ये अलग है, ये अलग है, यानी 13 माइनस ये कितना हो जाएगा 2। 13 माइनस 2 और 11 3 33। तो ऑप्शन में बढ़ कहाँ हो, 33 तो ऑप्शन में ही नहीं है। एक होना चाहिए, ये आपका एक होना चाहिए। ये आपका ए स्क्वेयर माइनस ए, तो इसका तो मान के का मान रख दो चाहे तो 13, और या फिर डायरेक्ट 3 आ रहा है, या आप के का मान ही रख दो, ठीक है, इनटू। तो ये हो गया के स्क्वेयर का मान 13 है, 13 माइनस ए यानी 3 इंटू 12 ये आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसकी क्यूब कर दो, क्यूब करने पर भी आ जाएगा। अगर माइनस है, माइनस की क्यूब करने पर भी आपका आंसर आ सकता है। कैसे देखो, अगर हम इसकी क्यूब का फार्मूला याद है तो वो भी अप्लाई कर दो, x माइनस 1/x की क्यूब, इधर क्या हो जाएगा 3 की क्यूब 27। ये क्या होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ठीक है, माइनस का 3a b इंटू में a माइनस बराबर 27। ये आपके पास x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, ये कट गया माइनस का, और ये हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 3 बराबर 27। ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, इसका मतलब हमारे पास x की क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब 3 3 9 हो गए ना, 9 इधर जाके जुड़ेंगे, 27 और 9 कितना हो जाएगा। क्यूब का फार्मूला भी इसमें कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वो भी लगा सकते हो। और ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखना 2 नहीं होगा, माइनस का 1 ही होगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। दोबारा देखो, ये मान आपको इसके बराबर दिया होता है, इसके बराबर जो मान दिया वो रख दिया, के का मान 13 आ गया, और क्यूब का फार्मूला लगा दिया, उससे आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 36 आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि जब 2 और -2 आ जाए, यहाँ पे 2 आए या -2 आए, तो x का मान क्या है। अगर -2 है तो माइनस बनता है, और अगर ये प्लस का 2 है तो आपका प्लस का 2 बनता है। फिर हमारा रिजल्ट अब तो इजी है, याद क्या करना है, x की 32 प्लस 1/x की 47। x की 32 यानी -1 की पावर 32 और प्लस 1/-1 की पावर 47। अगर सम में तो जोड़े बन रहे हैं, प्लस का आएगा, विषम है तो माइनस में आएगा, और ये 1 - 1 क्या हो जाएगा। इस तरीके से ये फिक्स सवाल है कि अगर x + 1/x अगर -2 है तो x का मान कितना होता है -1, और अगर आपके पास x + 1/x अगर प्लस का 2 है, x बराबर आपका प्लस का 1 आ जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये देखो, x + 1/x बराबर 4 है। अब इस फार्मूले मैंने 3 फार्मूले बताए थे, स्क्वायर का बताया था, क्यूब का और 5 का, आपको 4 का नहीं बताया। लेकिन वहां पे मैंने एक बात कही थी कि 2 4 8 16 यानी 2 की घातांक के रूप में 2 4 8 16 पूछे तो आप जो विधि बताई थी वर्ग वाली उसको अप्लाई करते जाओ। तो जैसे इसका वर्ग करेंगे तो आपके पास ये बनेगा, ठीक है, और 4 का वर्ग -2, तो 16 - 2 14 आ जाएगा। समझ में आई बात, क्योंकि इसका वर्ग करते हो तो यहाँ पे +2 निकलेगा, वो इधर जाके माइनस, तो मैंने कहा था वर्ग -2 वर्ग -2 वर्ग। अब 2 से 4 बनाना है, कोई बात नहीं है, जो दिया है उसका वर्ग करोगे, यानी 14 का वर्ग और -2, 14 का वर्ग 196 और -2, यानी आपका आंसर आ जाएगा 94। आपको क्या करना है, जब भी आपको इस फॉर्म में पूछे 1/x की पावर अगर m यानी कुछ भी दिया है तो आप वर्ग करोगे m² और -2 कर दो, इसका जो रिजल्ट आए, जैसे मान लो इसका रिजल्ट k आ गया, आगे जो भी आपका रिजल्ट आता है
उसका वर्ग करते जाओ और 2 घटाते जाओ। ये मान लो n है। इसके बाद 8 प्लस 1 बटा ये x की 8, तो आप क्या करो, n का वर्ग करो और घटाते जाओ। समझ में आई है ना बात। मैंने m स्क्वायर माइनस 2 का मतलब है कि ये जो रिजल्ट आया है ये 2 की यानी क्या है 4 की स्क्वायर माइनस 2, इसको हम जो यहाँ पे रिजल्ट प्राप्त होता है इसका वर्ग करते जाओ घटाते जाओ, वर्ग करते जाओ घटाते जाओ। अब आगे 194 यानी अगर 8 ज्ञात करना हो तो 194 के वर्ग में से 2 घटा देंगे। तो 194 का वर्ग करना थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इतना ज़्यादा संख्या कम पूछते हैं। 4 तक पूछ सकते हैं, अगर 8 तक पूछेंगे तो यहाँ पे वैल्यू थोड़ी छोटी मिलेगी आपको, तो आप वर्ग कर सकते हो। बाकी अगर आ भी जाए तो वर्ग गुणा करके आप बढ़ा सकते हो। x प्लस 1/x, ये होता है हमारा क्या k, जो हमने फार्मूले मैंने क्लास में बताए थे उसमें ये हमारा k होता है। k का मान है √13, मतलब k स्क्वायर का मान हमारे पास 13 आ गया। अब हमें चाहिए किसका मान, तो हमें ज्ञात करना है पावर 5 का मान। इधर लिखता हूँ, मेरे को x की 5 1 बटा x की 5 चाहिए। इसका फार्मूला मैंने इस रूप में बताया था, आपको क्यूब का चाहिए और वर्ग वाला प्लस में लेना पड़ेगा, और इसमें से ए लिख दिया क्या, वर्ग वाला प्लस में लेना पड़ेगा और इसमें से माइनस वाला घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये 3। अब आपको इसमें क्या क्या चाहिए, तो पहला मान है आपको क्यूब चाहिए। अब ये क्यूब देखो, हमने पिछले सवाल के अंदर ये रहा एक्स की क्यूब, x माइनस 1/x 3 आया था, तो यहाँ से प्लस में, तो ये मान तो वही है ना, वापस ये प्लस है तो k का स्क्वायर तो 13 उसी का है, वहां पे प्लस दिया तो प्लस का मान 3 ही बनेगा, तो ये k स्क्वायर 13 से हमें क्या ज्ञात किया था क्यूब, और क्यूब कितनी आई थी 36। तो इसी को आप वापस देख सकते हो, यहीं पर अपने को क्यूब चाहिए। इसका मतलब जो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब आएगी, ये कितना आ रहा था 36 आया था। ठीक है, ये कितना आया था 36। अब दूसरा हमें पहला एक ये चाहिए, दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें स्क्वायर चाहिए, दूसरा हमें क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर के लिए क्या करें, तो स्क्वायर का हमारा फार्मूला होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये हमारा फार्मूला बनेगा के स्क्वायर माइनस, के स्क्वायर का मान कितना है 13, 13 माइनस 2 कितना बन जाता है 11। ठीक है, तीसरा अपने को क्या पॉइंट चाहिए, तीसरा पॉइंट अपने को ये चाहिए x माइनस 1/x, ये क्या होता है, ये होता है √k स्क्वायर माइनस, यानी 13 माइनस 4 यानी 9, और 9 का अंडर रूट कितना, ये तीनों मान आ गए। अब ये यहाँ रख दो, इसका आया है 36, इसका आया है कितना 11, और घटाना कितना है 3, ये हो गया 396 माइनस 3 393, ये इसकी वैल्यू आ जाती है 393। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है माइनस वाला बनाना, क्योंकि ये 3 है और इन तीनों की वैल्यू अपने को चाहिए। कैसे किया, इसको k मान लिया, k से अपने जो जो पार्ट चाहिए उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग ज्ञात कर लिया। ये ज्ञात करना मैंने पिछले सवाल में बता दिया, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू रख दिया। एक बार वापस आप चेक कर लेना भी किस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके बहुपद से संबंधित टोटल क्वेश्चन हो गए हैं, लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन हो गए हैं। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिए। ठीक है, शॉर्ट था वहाँ पे शॉर्ट बता दिया, अगर कोई शॉर्ट है नहीं तो उसको आप करना पड़ेगा। कैलकुलेशन का है, उसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो फास्ट हो जाएगा, तो ये आपके आंसर है जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुपद का आपको प्रैक्टिस सेशन पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।